नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा और आज हम एक और नए एपिसोड में आपसे मुखातिब हो रहे हैं। और वो जाहिर सी बात है कि पहलगाम के बाद आज तक जो भी घटनाएं घटी हैं, मुझे लग रहा है कि 2 महीने पूरे हो जाएंगे अगले हफ्ते। तो इन 2 हफ्तों के बीच में बहुत बड़े उतार चढ़ाव घटनाक्रम हुए। हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन घूम फिर कर हम इस बात पर केंद्रित हो रहे हैं, इस बात पर विश्लेषण चल रहा है, इस बात की जांच चल रही है कि पहलगाम क्यों हुआ। तो पहला और निश्चित रूप से जो सबसे बड़ा कारण है, जो बुनियादी कारण है, बुनियादी बातें हैं, पहलगाम क्यों हुआ, वो मुद्दा मुझे लग रहा है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो अभी तक जो गैदर इंफॉर्मेशन की है, जो मेरी जो एक्सपर्ट से बातचीत हुई, मेरी जो सेना के एक्सपर्ट से बातचीत हुई, मेरी जो आईबी के इंटेलिजेंस से बातचीत हुई, और उन उन लोगों से बातचीत के आधार पर जो पुराने उस क्षेत्र में रहे हैं, उन सब से मेरी बातचीत हुई, उसके आधार पर 2 बातें बहुत साफ नजर आ रही हैं कि ये बहुत बड़ी मानवीय चूक है। पहलगाम की घटना मानवीय चूक है, और इस घटना के पीछे 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वो बिंदु है कि स्थानीय खुफिया तंत्र की लापरवाही कहेंगे या विफलता कहेंगे, और सीमा पार जो रॉ होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो इंटरनेशनल हमारी जो इंटेलिजेंस यूनिट होती है, विदेशों में होती है, इवन पाकिस्तान में भी एक्टिव होती हैं, और उनको आमतौर पर इस बात की जिम्मेदारी दी जाती है कि ये जो हमारे देश से बाहर भारत के खिलाफ या भारत में कोई आतंकवादी गतिविधि या भारत के खिलाफ कोई एग्रेशन या भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र होने वाला है, या कोई नई चीजें आने वाली हैं, कोई भारत में घुसने वाला है, कुछ करने वाला है, तो रॉ काफी कुछ ये चीजें रॉ के पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग का एक अपना सिस्टम है। पाकिस्तान में भी है, हमारे आस पड़ोस सब जगह है, बांग्लादेश है, सब जगह है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, सारी जगह रॉ के हमारा एक नेटवर्क होता है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है। मुझे लग रहा है कि ये जो चीजें आ रही है सामने कि भाई ये खुफिया विफलता है, और ये उसी पैटर्न पर खुफिया विफलता है जिस पैटर्न पर कारगिल हुआ था। जैसे कारगिल में जो जो भी रिपोर्ट्स लिखी गई, जो भी विशेषज्ञ थे, जैसे जनरल जो आर्मी के पहले चीफ थे एनसी विस, उन्होंने जो किताब लिखी कारगिल के फेलियर पर कि कारगिल किस तरह से हुआ, किस तरह से ये जो खुफिया तंत्र है। उसके बाद संसद में हमला हुआ, उसके बारे में भी, और संसद में जो हमला हुआ उसके भी तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। कोई खबर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं थी, कोई खबर हमारे रॉ को नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि ये जो असेसमेंट हुआ, ये जो असेसमेंट्स कई बार होता है कि रॉ की जो असेसमेंट्स होती है या जो आईबी की जो असेसमेंट्स होती हैं, वो फेलियर हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पहलगाम का जो घटनाक्रम हुआ, इसमें भी उसी तरह के फेलियर विफलताएं सामने आई है जिस तरह से कारगिल में विफलताएं सामने आई। कारगिल के टाइम पर भी ये सूचना सामने आई थी कि कारगिल के टाइम पर एक गलत असेसमेंट हुआ था किस रॉ की तरफ से। रॉ ने कहा था कि नहीं ऐसी कोई ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि पाकिस्तान कोई भारत पर इस तरह से हमला कर देगा जैसे कि कारगिल में उसने कहा। तो कारगिल पे भी रॉ का जो असेसमेंट था टोटली फेल साबित हुआ। ऐसी खुफिया तंत्र जो हमारी आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसको पता ही नहीं था, पता नहीं था। जैसे पहलगाम में कोई पता नहीं था, ऐसे कारगिल के टाइम पे हुआ। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न, और इस चीज का जो हमारे जो एनिमीज है, हमारे दुश्मन है, जो हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, उनको जब पता लगता है कि आप लोग बिल्कुल सोए हुए हैं, एक किस्म से आपको पता ही नहीं है कि कुछ होने वाला है, तो आप वो ऐसे मौकों की तलाश करते हैं जैसे उन्होंने पहलगाम में तलाश किया, जहां 2000 लोग पहलगाम में थे, और करीब और हमारे यहाँ वो मार के चले गए। कोई वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी, कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, कुछ नहीं था, किसी तरह का कोई पुलिस वगैरह, लोकल पुलिस वगैरह कुछ था ही नहीं। तो इस तरह के सॉफ्ट टारगेट निश्चित रूप से ढूंढते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो कहते हैं, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस कई स्रोत होते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस के, जो मानवीय जो खुफिया तंत्र होता है, उसमें ये होता है कि जो लोकल लोग होते हैं कहीं के भी, चाहे बॉर्डर एरियाज में कहीं पर भी, जो लोकल लोग हैं, वो लोकल लोग जो स्थानीय लोग होते हैं, वो आपके सूचना देने का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। तो ये फेलियर भी सामने आया पहलगाम में, और ये फेलियर लोकल लोगों का फेलियर कारगिल में नहीं आया था। यही फर्क है। कारगिल में जो गडरिये थे, जो भेड़ चराने वाले जो प्रजाति है वहां पर,
उन लोगों ने सूचना दी थी आर्मी को कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ पर कुछ विदेशी हलचल दिखाई दे रही है। लेकिन पहलगाम में इस तरह की हलचल नहीं दिखाई पड़ी क्योंकि अकस्मात सब कुछ हुआ। तो ये दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। ये मुझे लग रहा है जो मानवीय चूक जो पहलगाम में हुई है इसके बारे में भी असेसमेंट्स हो रहे हैं, कई लेवल पर जांच हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो जो इस तरह की जांच के लिए जिम्मेदार हैं, पहलगाम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, वही तंत्र तो जांच कर रहा है। तो वो तंत्र अपनी विफलताएं कैसे बताएगा कि हमसे ये चूक हुई थी। तो एक बहुत बड़ा ये मुझे लग रहा है कि ये इसके बारे में बहुत गहनता से चर्चा करने की जरूरत है। फ्यूचर के लिए इन सारी चीजों से जो भविष्य में जो हम लोगों को जिसको कहते हैं सबक लेने चाहिए, वो भविष्य के लिए सबक लेने होंगे कि इस तरह की जो मानवीय चूक हो रही है उन चूकों को कम करने के लिए या उन चूकों को पूरी तरह शून्य करने के लिए, जीरो करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। और दूसरा ये भी है कि हम ये जो आने वाले वक्त में जो चीजें ये और चीजें सामने आ रही हैं कि खुफिया तंत्र के बाद अगर उन्होंने सूचनाएं दे भी दी आपको, तो अब आपका जो या आप पर कोई अटैक हो गया या हमारे लोगों पर अटैक हो गया, हमारे सीमाओं पर अटैक हो गया, हमारे मार्केट बाजारों में अटैक हो गया, हमारे सिविल और या सुरक्षा बलों पर अटैक हो गया, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए। तो कारगिल में हमने जो रिएक्शन दिया वो 10 दिन बाद किया, और यहाँ पर हमने पहलगाम में जो हमने रिएक्शन दिया वो 2 हफ्ते के बाद दिया। तो सवाल यह है कि 2 हफ्ते बाद जो रिएक्शन दिया उसके बारे में तो यही चीजें जाती है कि भाई हमें तैयारी करने में जो हमारे खिलाफ जो एक्शन हुआ या जो षड्यंत्र हुआ उसका जवाब देने में हमें 14 दिन लग गए। तो एक ये चीज भी हमारी जो तैयारी है, जो क्विक रिस्पांस जिसको आर्मी की भाषा में कहा जाता है, तो क्विक रिस्पांस में हमको क्या करना होगा। तो इस तरह का तंत्र भी हमको बढ़ाना होगा, इस तरह की चीजें करनी होगी कि हम तत्काल जो दुश्मन है, एनिमी है, उसकी नाकेबंदी करें और तत्काल हम क्विक रिस्पांस करें। चाहे हम इसी तरह की एक्सरसाइज करें जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर में की थी। और तीसरी बात यह है कि देखिए जो सारी चीजें सामने आ रही हैं कि हमारी जो इन्फेंट्री है, हमारी जो पैदल सेना है, उस पैदल सेना में हर साल 1,70,000 से ऊपर हमारी फौज के जवान रिटायर होते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या हम लोगों को सेना में नई भर्तियां करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। क्योंकि कई विशेषज्ञों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि देखिए जब सेना में जो लोग रिटायर हो रहे हैं, रिटायर होने के बाद जो नई भर्तियां होती हैं उन जगहों को फुलफिल करने के लिए, चाहे वो लॉजिस्टिक सपोर्ट की है, चाहे वो आर्मामेंट्स की हो, चाहे वो बाकी चीजें हैं, वहां पर भी हमें एक मजबूत ये ऐसा फॉलोअप करना पड़ेगा कि ताकि अगर जो रिटायर हो रहे हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए नई भर्तियां हो। और सारा देश जानता है कि अग्निवीर अग्निपथ योजना आने के बाद ये सारी चीजें डिरेलमेंट्स हुई हैं और हमारे पास जो है नौजवानों की, ऑफिसर्स की बहुत बड़ी कमी है। और चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट हम ये बताना चाहते हैं कि जो डिफेंस की जो बजट है, डिफेंस का बजट मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए बहुत जरूरी हो गया कि हम डिफेंस के जो मौजूदा बजट है उसमें बढ़ाएं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन में नई इक्विपमेंट, साजो सामान और भंडारण करने में, स्टोरेज करने में जो गोला बारूद है और हमारे जो आर्मामेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, हमारे तोपखाने हैं, इनके जो सामान है, साजो सामान है, उसका भंडारण करने में हमें काफी पैसे की जरूरत है और काफी संसाधनों की जरूरत है। क्योंकि जो संकट है दोस्तों, संकट केवल हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र जो पाकिस्तान बॉर्डर है 3300 किलोमीटर के करीब, उसके अलावा हमारा जो पूर्वोत्तर है, जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर नेपाल बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट तक शुरू हो जाता है, वहां तक खत्म हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट तक, पूर्वोत्तर तक। तो ये सारी चीजें हमको ये देखनी पड़ेंगी कि वहां पर भी हमारा नेटवर्क, पश्चिमी क्षेत्र जो चीन से जुड़ा हुआ है, वो पूरे क्षेत्र में भी हमें सुरक्षा की चौक चौबंद करनी पड़ेगी। तभी हम एक सुरक्षित भारत की, एक सुरक्षित देश की कल्पना कर सकते हैं। साथियों, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। फिर आपको किसी और दिन मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। मैं उमाकांत लखेड़ा।